हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग आगे के फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन में हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 28 तक देख लिया था और लास्ट फंडामेंटल राइट की जो ब्रॉडर कैटेगरी हमने देखी थी वो देखी थी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को और उसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 की लैंग्वेज दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि हमें माइनॉरिटीज़ का जो इंटरेस्ट है ना वो प्रोटेक्ट करना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपसे इंटरव्यू रूम में ये पूछ लिया जाए ये माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, धर्म धर्म के बेसिस पे मत बोलो, ठीक है। देखो, बात सिंपल सी ये होती है, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ बच्चों की तरह कि जो मेजोरिटी नहीं है वो माइनॉरिटी है? बताओ। अगर कोई आपसे पूछे कि लेफ्ट क्या होता है तो आप कहोगे, आज में यही कहोगे ना, अगर छोटे बच्चे होंगे तो यही कहेंगे ना, जो राइट नहीं है मैम वो लेफ्ट है। यही होती है माइनॉरिटी की डेफिनेशन। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है ना, जिनकी जनसंख्या जैसा कि शायरी ने का कम है, वो माइनॉरिटी है, ठीक है। देखते हैं इस चीज़ को, इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं, काफ़ी मजे आएंगे आपको इस डिस्कशन में। आर्टिकल 29 ये प्रोवाइड करता है, ये कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो हो, जो कि देश के किसी भी कोने के अंदर रह रहा हो, देश के किसी भी पार्ट में वो रह रहा हो, किसी भी रीजन में रह रहा हो, किसी भी गली मोहल्ले के अंदर वो रह रहा हो, और इसके साथ ही अगर उसकी कुछ भी एक अन्य भाषा है, बोलचाल है, एक स्क्रिप्ट है उस भाषा की, उसका खुद का एक कल्चर है, एक संस्कृति है, उसके पास ये राइट होगा कि वो उसको कंजर्व भी कर सके। अब ये चीज स्पेशली संविधान में क्यों लिखी गई है, इसके पीछे इसके रैशनल को, इसकी साइकोलॉजी को दोस्तों समझते हैं। क्या समझना है इसके संदर्भ में हमें? देखो, संविधान निर्माताओं को एक चीज पता थी कि हमारे देश में एक चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करा जा सकता, वो है डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी में एक थाली जो है उसके अंदर बड़ी सारे पकवान हैं, लेकिन ये जो पकवान है ना, ये सारे के सारे ऐसा नहीं है कि अगर कोई रोटी इतने साइज की है, वन साइज की है, तो टू भी वन साइज की ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो ये फिफ्थ रोटी हो ये 6 नंबर की हो साइज वाइज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारी थाली है ये हमारा देश है और अलग अलग पकवान, रोटी, सब्जियां और जो मीठा इस थाली में रखा हुआ है वो सेम इक्वल नंबर के नहीं है, इक्वल क्वांटिटी नहीं है। और ये जो जितने भी हम बोल रहे हैं थाली में जो परोसा गया, ये जितने भी आइटम्स हैं, ये क्या है, ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनको ये डर था कि आगे चलकर हमारे देश में जब इतनी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो जो मेजॉरिटी जनसंख्या है वो तो अपने जो एक यूनिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है उसको तो कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऊपर हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 28 तक इतने सारे मौलिक अधिकारों को देखते आ रहे हैं, इतने सारे फंडामेंटल राइट को हमने देखा है, तो कल को ये ना हो, ये दिक्कत ना आए कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ना वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को ना कंजर्व करके रख सके क्योंकि वो मेजॉरिटी में, और इसको ना थोप दे। थोपने को कहते हैं बेस्टो, BESTOW, बेस्टो। ये बेस्टो कर दे अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को माइनॉरिटीज के ऊपर। जैसे एक छोटी सी बात मैं अगर आपको बताऊं, जनरली कभी भी जब किसी एरियाज में, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है, उसका सबसे बड़ा जो परिणाम निकल कर आता है वो आता है उस प्रोजेक्ट के आने के बाद ट्राइबल लोगों को उस एरिया से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट से इमर्ज हुआ एक मुद्दा ये होता है कि जिन पॉपुलेशन को डिस्प्लेस होना पड़ा उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं होती है, राइट। अब रिहैबिलिटेशन अगर हो भी ना, और दूसरी जगह पर जाकर अगर सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर उनको ये आश्वासन भी दे दे, अगर उनको ये गारंटी भी दे दे कि यस दे विल बी प्रॉपर्ली सेटल्ड, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन जहाँ तक अभी तक वो रह रहे थे
उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ज़मीन, कहीं ज़्यादा बड़ा घर, कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू जहाँ पर अभी तक वो रह रहे थे उससे मिलेंगी। लेकिन फिर भी इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब ये नए रीजन में जाएंगे ना, इनकी खुद की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो है वो दबकर रह जाएगा, क्योंकि जिस एरिया में जाएंगे अब ये वहां पर बन जाएंगे माइनॉरिटी, और उधर जो पॉपुलेशन ऑलरेडी रह रही है वो है मेजोरिटी। और ये रूल होता है कि हमेशा माइनॉरिटी जो है 99% केसेस में उसको झुकना पड़ता है मेजोरिटी के सामने। इसका एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, हम यूएसए जाकर इंग्लिश सीख सकते हैं लेकिन पूरे यूएसए के नागरिकों को हिंदी नहीं सिखा सकते हैं। मानते हो इस बात को? क्या नहीं, बताओ हाँ कि ना? उधर जाके रंग रंग में भंकर सौगंधा हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे लेकिन हिंदी सिखाना मुश्किल है। अब आपके वेस्ट बंगाल से मान लो सौगंधा 5 लाख बंगाली चले जाएं यूएसए के अंदर, इजिप्ट के अंदर, इसराइल के अंदर, तो क्या वो एक डिकेड के अंदर पूरी कंट्री बंगाली बोलने लग जाएगी? ऐसा नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर 5 लाख भी गए हो तो इन कंट्रीज के कंपैरिजन के, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में आप लोग वहां पर क्या हो? मेजोरिटी के माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। तो सबसे पहले मुझे शाइनी बेस में आप लोग ये बताइए कि आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आया, हम किस कंटेक्स्ट में ये सब बातें कर रहे हैं? एक थंब रूल समझ में आ गया शाइनी के? हम लोग कभी भी जो है मेजोरिटी के रंग में भंग सकते हैं, लेकिन अगर हम माइनॉरिटी है ना तो वहां पर मेजोरिटी के कल्चर, स्क्रिप्ट, कस्टम्स, लैंग्वेज, इन सब को चेंज करना, ट्रेडिशंस वगैरह, इनको मुश्किल है ना। लेकिन फिर सौगंधा इससे एक बहुत बड़ा इशू इमर्ज होकर आता है। जरा कोई मुझे बता सकता है क्या इशू है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में? सबसे बड़ा, मतलब इन दोनों का पर्सनली नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस डिबेट में एक सबसे बड़ा इशू क्या उभर कर आता है कि संविधान निर्माताओं को माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार का एक कैटेगरी बनानी पड़ी। क्या है आशिमा ऐसी चीज? बताओ। पॉपुलेशन तो चलो ठीक है, पॉपुलेशन में क्या रखा है? वो तो सेक्स कर करके ज्यादा कर लेंगे। हाँ, जो मेजोरिटी है ना वो अपने राइट्स थोपेंगे माइनॉरिटी के ऊपर, और माइनॉरिटी के राइट्स, कल्चर, कस्टम्स वगैरह क्या हो जाएंगे? दबकर रह जाएंगे, वॉयलेट नहीं होंगे। जरूरी नहीं है शायनी, जरूरी थोड़ी है सबको अत्याचार करेंगे, वो खो जाएंगे। आशिमा समझ रहे हो? वो खो जाएंगे और हमें खोने ही तो नहीं देना है। जैसे मतलब मान लो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, हम सबकी 11वीं क्लास में आकर स्ट्रीम्स चेंज हुई थी कि नहीं हुई थी? नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज हुई थी ना? सबके स्कूलों में हुआ होगा कि 11वीं में लेना क्या है, साइंस साइड में जाना है, कॉमर्स साइड में जाना है, आर्ट साइड में जाना है, राइट? अब अगर हम लोग ये देख कर लेते अगर स्ट्रीम्स कि मेरी गर्लफ्रेंड या जो लड़की मुझे पसंद है या मेरा जो दोस्त है उसने कॉमर्स ली है, तो मैं भी यही ले लेता हूँ, जब मुझसे भले ही ना हो वो नॉन मेडिकल की फील्ड या वो करके, लेकिन सिर्फ उसके लिहाज से ले लेते हैं। और मान लो कि, तो क्या हमारा क्या होता? और मान लो कि अगर आप किसी एक सेक्शन में गए हो, आपने आर्ट्स चुनी है, वहां पर आपका कोई भी जो अभी तक 6 से लेकर 10 तक आपके साथ स्टूडेंट्स रहे हैं वो कोई भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या, वहां पर अगर आपको कोई भी अपने जान पहचान का नहीं मिल रहा है तो आप क्या अपना करियर ओरिएंटेशन चेंज कर लोगे सिर्फ दोस्त यारी के चक्कर में कि इस सेक्शन में मेरा कोई भी पुरानी जान पहचान का कोई पर्सन नहीं है जो कि छठी क्लास से लेकर या नर्सरी से लेकर मेरे साथ रहो? बताओ। यानी कि ये चीज क्या शो करता है आशमा, शाइनी, क्या क्या शो करता है एग्जाम्पल? कि अगर इंडिविजुअल सोलो भी हो ना, अगर अकेले भी हो, तो क्या उसकी सोच या जो भी चीज वो चुन रहा है एक समाज में रहते हुए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और क्लास के कंपैरिजन में ये पर्सन क्या है जब ये किसी को नहीं जानता है? तो बताओ ये अपने आप को कैसा फील कर रहा है? वेरी गुड। क्या ये वाला एग्जांपल से सबको क्लैरिटी मिल गई इंट्रोडक्शन की? बताओ। और आप लोगों को अगर एग्जांपल देना हो ना, ये तो चलो एक जनरल एग्जांपल है, ये ऐसे एग्जांपल कभी भी हम लिख तो सकते नहीं है, हमें अगर एग्जांपल देना हो तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल बेस्ट है सौगंधा, राइट? समझ में आया ना कि मतलब ऑब्वियसली बात है, उनका कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा और ये माइनॉरिटी बन जाएंगे नए एरियाज में जाकर। भगवान भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर मान लो बेस में कोई ऐसे बहुत बड़े सुनामी या फिर उसकी वजह से पूरा का पूरा हमारे देश में, भगवान ना करे ऐसा हो सौगंधा, लेकिन ईस्ट इंडिया तबाह हो जाए,
या वेस्ट इंडिया तबाह हो जाए या साउथ इंडिया तबाह हो जाए, तो क्या जो लोग अपने अपने एरियाज को सेटल कर कर जो सेंट्रल इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आएंगे, क्या वो माइनॉरिटी नहीं बनकर जिएंगे? बताना ज़रा। वो अलग बात है शाइनी, कि धीरे धीरे करके हम लोग सिखा सकते हैं लोगों को। जैसे कनाडा के अंदर जितने भी जो सिख लोग गए, जो पंजाबी गए, अब हम ये कह सकते हैं ना कि आशिमा वो मज़े मज़े में जो अंग्रेजी लोग हैं, जैसे हम लोग ही किसी फॉरेनर से मिलते हैं तो वो भी सीखते होंगे ऐसे ही कि इस गाली को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं पंजाबी में, ज़रा बोल कर बताओ, थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए होंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि एक ही दिन के अंदर, एक ही साल के अंदर या एक ही डिकेड के अंदर ये वाला काम हो जाएगा क्या? अपने कल्चर को कंजर्व करके लेते लेते चलना, उसको मेंटेन करके चलना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? बताना जरा। अब एक बात और बताता हूं, हमारे देश में अक्सर आपने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कहीं पर भी करंट अफेयर में एक मुद्दा अक्सर सुना होगा माइनॉरिटीज के कंटेक्स में। आज मैं ये सुना है कि हमारे देश में कुछ कुछ ट्राइबल लोग या कुछ कुछ कम्युनिटीज जो कि ट्राइबल नहीं भी हैं, उनकी जनसंख्या इतनी कम रह गई है कि उनका जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो था, उनको डर है कि लुप्त हो जाएगा कुछ सालों के बाद, जब अगर मान लो कि एकदम से हमारी कम्युनिटी वाइप आउट हो गई। तो सरकार इसकी दिशा में प्रयास करती है कि नहीं करती है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज वगैरह को कंजर्व करना, वो करना, लाइक 8th शेड्यूल में डाल देना उनके कुछ, अगर लैंग्वेज है, अगर उसकी स्क्रिप्ट बहुत 1000 साल पुरानी है, बताओ क्या? वेरी गुड। पारसी जैसे अपने में शादी कर लेते हैं तो उनको ये समझाना कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिजेस इंपॉर्टेंट है, और ये सोसाइटल एंड बायोलॉजिकल एंगल से दोनों इंपॉर्टेंट है ना। सेम अगर आप बहुत नोन के रिश्तों में अगर शादी करते रहते हो शाइनी, तो बायोलॉजिकली ये क्या चीज अच्छी है कि बुरी है? ये अच्छी है। सौगंधा, अगर आप अपने चाचा के बेटे से या मासी के भाई से अगर शादी कर लो, बायोलॉजिकली कह रहा हूं मैं, उससे नहीं कह रहा, तो इससे क्या दुष्परिणाम क्या निकलते हैं, इसके नेगेटिव रिपरकशंस क्या हैं? वेरी गुड। क्या आप लोग ये सब जानते हो कि जीन्स वगैरह से वीक हो जाते हैं? तो जो पारसीज की जो जनसंख्या कम होती जा रही है, वो इसी रीजन की वजह से इंडिया में होती जा रही है। पारसी जनरली आपको हिंदुस्तान में कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया? वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में कहाँ पर? अंकिता कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में। तो हाँ, तो आपने देखा होगा ना ये गुजरात में भी है। आपने देखा होगा ना शाइनी, धमाल मूवी, मारो डिग्रो जो करते रहते हैं, जो रुस्तम आई थी, दे आर पारसीज। एंड द रिलीजन दे फॉलो, जब हम मुगल एम्पायर कर रहे थे, जोरोआस्ट्रियनिज्म, है ना। अब इनकी पॉपुलेशन कम हुई तो मोदी सरकार ने एक स्कीम चलाई थी सौगंधा, उस स्कीम का नाम था, क्या नाम था? जियो पारसी स्कीम। और इसी का अब एक एडवांस वर्जन आ गया है, जियो पारसी स्कीम 2.0। ठीक है, ये सब, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे, हम यहां पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सरकार की या किसी भी संस्था की या किसी भी अथॉरिटी की यहाँ पर जो नज़र है वो किसके ऊपर है, किसको हमें प्रोटेक्ट करना है, किसके इंटरेस्ट को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को, पॉपुलेशन को हमें करना है? बताओ। माइनॉरिटीज। क्या अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई इतने एग्जांपल्स देने के बाद? क्या हम आगे बढ़े? अब देखो, आपको कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगेगी। फर्दर आर्टिकल 29 ये भी बोलता है दैट नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन, उसको मना नहीं करा जाएगा अगर वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भर्ती होना चाहता है, एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन्ड हो स्टेट के द्वारा, या उसको अगर मदद मिल रही हो पैसों की टर्म्स में आउट ऑफ द स्टेट फंड्स, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, सिर्फ इन ग्राउंड्स पर किसी को एडमिशन डिनाई नहीं करा जाएगा, सिर्फ इन ग्राउंड्स पर, यानी कि अन्य ग्राउंड्स पर एडमिशन डिनाई करा जा सकता है। कौन कौन से ग्राउंड्स पर? ये हमने पढ़ा था आर्टिकल कह रहा हूं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, राइट शाइनी, कि संस्था को जो रिलीजियस ट्रस्ट अगर मेंटेन करके रखे, या वो से फंड अगर वो कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा था जनरली, है ना। लेकिन यहां पर हमारी बात क्या हो रही है? एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट के द्वारा मेंटेन करा जा रहा है, या जिनको स्टेट से एटलीस्ट फंडिंग मिल रही है। तो किसी भी नागरिक को ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन कोई डिनाई नहीं कर सकता, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ धर्म, रेस,
कास्ट और लैंग्वेज। अगेन ये चीज किस लिए लिखी गई है, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? माइनॉरिटीज। ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा होने लगे, अगर हम रिलीजन वाले एंगल को ही पकड़ ले, तो इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है धर्म वाइज, किसकी है? इस देश में चौथे एंगल को पकड़ लेते, इस देश में सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग कौन है? इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, क्या बोलते हैं लोग? तो एक बात बताओ, अगर शाइनी, फिर इन दोनों के अलावा जर्नली फिर सारे तो माइनॉरिटीज ही हुए, फिर क्या उनको एडमिशन मिल सकेगा क्या? बताओ। ये चीज है। और इससे फिर ये भी सोचो सुगंधा, डिस्क्रिमिनेशन की भावना अलग अलग कम्युनिटीज में कितनी बढ़ जाएगी? नहीं, माइनॉरिटीज किस चीज के लिए हैप्पी फील करेंगे कि उनको एडमिशन अगर डिनाई हो रहा है तो। ठीक है। अब हमने यहां पर दो प्रोविजन पढ़े हैं, इसका मतलब, ठीक है, मतलब ऐसा मेंशन नहीं है कि आर्टिकल 29 के अंदर आप कल को मेंशन कर कर आ जाओ फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन, लेकिन आर्टिकल 29 के संदर्भ में अभी तक हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में दो बातें पढ़ी है। क्या? कि कोई भी सिटीजन अगर देश के किसी भी पार्ट में रह रहा हो जिसका डिस्ट्रिक्ट अलग ही लैंग्वेज, अलग ही स्क्रिप्ट, अलग ही कल्चर हो, उसके पास अधिकार है इसको कंजर्व करने का। ये पढ़ी हमने पहली प्रोविजन। ये जो पहली प्रोविजन है ना, ये ऐसे ग्रुप के राइट्स को करता है। ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। वो ग्रुप जो कि कौन है, जल्दी बताओ कौन है? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। ओए तुम बीच में आए, अपनी अपनी लॉजिक नहीं, ठीक है। दूसरा, नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको मेंटेन करा जा रहा हो बाय स्टेट या फिर उसको फंडिंग मिल रही हो स्टेट के द्वारा। सिर्फ किस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा? ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है। ये जो सेकंड प्रोविजन है ना, ये प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल के राइट को भी। फर्स्ट प्रोविजन ग्रुप से रिलेटेड है, दूसरी प्रोविजन एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अब समझ गए मैंने स्ट्रीम स्ट्रीम वाला जो 11वीं क्लास में हम जो स्ट्रीम चेंज करते हैं, ये क्यों बताया था मैंने? ये इसलिए बताया था सुगंधा, एक एक पर्सन अगर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसका सिर्फ ऐसा कोई एक भी पर्सन रहेगा ना जिसका हजारों साल से उसकी कम्युनिटी का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस कुछ चला आ रहा था, कोई फेस्टिवल सर्वाइव कर रहा था, और वो पर्सन प्रूव करते इस बात को कि ऐसी कम्युनिटी से चला आने वाला, अब वो सिर्फ इकलौता पर्सन रह गया, फिर गिने चुने कुछ मुट्ठी भर पर्सन रह गए हैं, लेकिन क्या इनको धुतकार के साइड कर दिया जाएगा? बताओ जरा। या फिर इनके माइनॉरिटी के, ये जो माइनॉरिटी सिटीजन अब जो रह गए हैं, क्या इनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए सरकार प्रयास करेगी? बताओ। या फिर इनको बिस्मिल्लाह लात मार के बोल दिया जाएगा, अरे भाग जाए यहाँ से, जय शाइनी, इनको बेच दोगे बॉर्डर के इधर उधर, है ना? शाइनी क्या है, बेकार है आपकी नज़रों में? क्या इनको बेच देना चाहिए बॉर्डर के इधर उधर? जल्दी बताओ, आपकी 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 आंखें इनको क्या तराश रही हैं, हीरा या फिर कचड़ा? हीरा। दोस्तों अगर आगे बात करें तो आर्टिकल 29 जो है ना, वो प्रोटेक्शन देता है हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी। रिलीजियस माइनॉरिटी और समझ गए होगे, जो धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है। तो इसमें जो आप शुरू शुरू में बोल रहे थे ना, जैसे हिंदूज वगैरह है वो करके, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है माइनॉरिटी का। हम तो जनरली धर्म के बेसिस पर समझते हैं चीज़ को, है ना? लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पर भी कुछ लोग माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, धर्म के बेसिस पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये चीज़ जानते हो, मतलब ये ठोस चीज़ है बिल्कुल, लेकिन आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। धर्म के बेसिस पर इस देश में मेजॉरिटी है कौन? खुल के बोलो, कोई टेंशन नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें इंटरव्यू में हम ऐसे नहीं कह सकते, मतलब बोथ ब्लैक एंड वाइट ग्रे लेकर चले। हमें कुछ एंगल ठोस, अब जो फैक्ट है वो है। बताओ कौन है मेजॉरिटी? हिंदू। हिंदूज के अलावा सारे कौन है इस देश में? माइनॉरिटीज। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, विद इन द हिंदू कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोल रखी है, क्या आपको याद है? मैंने आपको पढ़ाई थी, बताओ। एक तो हिंदूज खुद, मतलब जो जनरल हिंदूज होते हैं, ठीक है, एक ये बोल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, क्या मैं अगर यहां पर सिख लिख दूं तो ये हिंदूज है क्या? क्या अगर मैं यहां पर बुद्धिस्ट लिख दूं ये हिंदूज है क्या? क्या अगर मैं यहां पर जैनास लिख दूं ये हिंदूज है क्या?
क्या अगर मैं यहाँ पर पारसी लिख दूँ ये हिंदूज है क्या? पारसी हिंदू नहीं है? पारसी नहीं है, इनकी कैटेगरी में नहीं आते? भाई क्या हो गया तुम लोग की रिवीजन को? ये सुप्रीम कोर्ट ने शायद ही नहीं बोल रखा कि पारसी आते हैं इसके अंदर। बस इतने में ही तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, मतलब भाई ये ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म रिलीजन होता है यार। नहीं आते, नहीं आता, यही आते हैं। हाँ, जनरल हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैना, ठीक है। वो उसने सबका सुन लिया, आशिमा फिर कह रही है कि मुझे पता नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था इसको आर्टिकल 25 के अंतर्गत, ठीक है, कि हिंदू सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे दिस इंक्लूड जनरल हिंदूज, नंबर 2 सिक्स, नंबर 3 जैन्स एंड नंबर 4 बुद्धिस्ट, ठीक है। और इसका 14 पॉइंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 की इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हिंदूज को ऐसा माना जाएगा दैट इट इज अ रेफरेंस फॉर द सिख, द जैना एंड द बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, ये चीज़ है। और इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताई थी, आप सबको मयूर याद होगा, है ना, कि क्योंकि ये वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्धमान महावीरा गौतम बुद्ध जी और गुरु नानक जी क्या थे? क्षत्रिय थे। तो और वर्ण सिस्टम कौन से रिलीजन का पार्ट होता है? रिलीजन, रिलीजन वेदिक, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, दिस इंक्लूड्स बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली थी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो स्कोप है इस आर्टिकल का, इट इज़ नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली, ठीक है। जैसा कि हम इसको कॉमन अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो चीज़ है आर्टिकल 29 जो है इतने सारे राइट्स दे रहा है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। आई रिपीट, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है जितना ये कॉमनली अज्यूम हो जाता है टोन से, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो टर्म्स यूज कर रखे हैं दोस्तों, वो है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। अब सेक्शन ऑफ सिटीजन्स कोई भी हो सकता है ना। इस देश में किसी हिंदू के खिलाफ आज तक कोई अत्याचार नहीं हुआ क्या? अगर धर्म के बेसिस पर अगर मेजोरिटी की बात करें तो बताओ, हुआ है? क्या हम ये बोल सकते हैं सुगंधा कि हिंदूज मेजोरिटी में ही तो है इस देश में? इतनी बात बोल सकते हैं? ये क्लियर है? अब वो मेजोरिटी में है तो जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ उनको काय को इंसाफ देना, क्योंकि ये तो मेजोरिटी में है। ये वाली स्टेटमेंट भी जोड़ते इसके साथ? नहीं, फेंक देन को बे ऑफ बंगाल में। बताओ शैनी क्या करना चाहिए? बताओ शैनी, फिर से सोना है, चांदी है, क्या फिर कचड़ा है ये सब? ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर यही है सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन कि यहाँ पर माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज दोनों की बात होती है। एंड ये वाली जो लाइन है ना, इसलिए मैं आराम आराम से आपको एनालिसिस करवाते हुए चलता हूँ ताकि आप बहुत सारी चीज़ें मिस ना कर जाओ। एक बार सुन लो तो आपका काम हो जाएगा। ये जो आर्टिकल 29 है ना, आर्टिकल 29 इज मेंट फॉर, अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपको मान लो कि आप एमपीपीएससी देने जा रहे हो या यूपीएससी में भी आ गया मान लो, आर्टिकल 29 इज मेंट फॉर माइनॉरिटीज नंबर 1, मेजोरिटीज नंबर 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 1 1 2 3 4 3। कई लोग नहीं जानते हैं क्योंकि बस उन्होंने एक ब्रॉडर टर्म पढ़ी, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, उसके अंदर आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब जनरली माइनॉरिटीज जिसको पता है तो वो यही होता है कि जो मेजोरिटी में नहीं है वो माइनॉरिटी है। लेकिन कोई नहीं लिखने वाला इस चीज़ को, या कोई नहीं मानने वाला ऐसे ऑप्शन को जिसके अंदर ये दे रखा हो कि आर्टिकल 29 इज ऑल्सो मेंट फॉर मेजोरिटी। बताओ शाइनी, गलती करने का स्कोप है कि नहीं है अगर कोई इंटरप्रिटेशन ये वाली ना पड़े तो? ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इट इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि अगर आप अपने
लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड क्या चीज होती है, जल्दी बताओ। हर एक लैंग्वेज की क्या होती है आशमा? भाषा की क्या होती है? भाषा की क्या होती है? लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। स्क्रिप्ट। यहां पर दोनों बातें आ जाती हैं वैसे। तो पर्सन के पास या ग्रुप के पास, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं पर्सन के पास ग्रुप के पास, सोच समझ के बोल रहा हूं मैं ये सारी चीजें, बिकॉज आर्टिकल 29 इज मेंट फॉर द राइट ऑफ अ ग्रुप ऑल्सो, वेयर एज राइट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो, एज वेल एज राइट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल तरीके से आज़ादी दे रखी है कि आपके पास राइट है अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व करवा के रखने का। उसके लिए आप चाहो तो आवाज़ उठा सकते हो। जैसे जब यूपीएससी का सिलेबस जब चेंज हुआ ना साल 2013 में, और जब 14 का जब प्रीलिम्स हुआ, तो उसके अंदर एक करंट अफेयर चल रहा था 13 से 14 के बीच में। क्या मुझे कोई उस लैंग्वेज क्या मुझे कोई उस लैंग्वेज का नाम बता सकता है जिसको 20 सेकेंड स्केड्यूल के अंदर डाल दिया गया था? लैंग्वेज स्केड्यूल कौन सा होता है वैसे? सॉरी, 20 सेकेंड स्केड्यूल ही 8 स्केड्यूल के अंदर डाल दिया गया था। संथाल नहीं। नहीं नहीं, लेटेस्ट उस टाइम पे डाला गया था, मतलब जो एक डिकेड पहले, अभी जो रिसेंट है इंक्लूडेड। उड़िया। ठीक है। हाँ, उस टाइम पर यूपीएससी जब ये पूछता था तो लोगों को लगता था कि करंट अफेयर बेस्ड चीज़ें हैं, ये है वो है। हमेशा से जो नेचर है, अगर आप उससे पहले देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर आपने 2013 से पहले के भी देख रखे होंगे, मैं आपको ये चीज़ एश्योर करके बोल सकता हूँ दोस्तों, यूपीएससी का नेचर पहले भी स्टैटिक था, आज भी स्टैटिक है। बस लोग जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो उनको पढ़ते नहीं हैं, तो उनको लगता है वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि करंट अफेयर बिल्कुल ही नहीं आते, आते हैं, लेकिन स्टैटिक के बेसिस पर ईयरली कंपाइलेशंस को करने के बाद आराम से ये स्टेज क्लियर करी जा सकती है। और मेंस के अंदर करंट अफेयर ना ही प्रोमिनेंट पोजीशन, सोल पोजीशन कभी ऑक्यूपाई करता था, ना करता है, ना कभी करेगा। इस बारी मयूर याद है एनालिसिस हमारी तीनों पेपर्स की 2022 की 60 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 2 3 मिलाकर सिर्फ 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे टोटल। याद है ना मयूर? और वो भी एक ऐसा करंट अफेयर कि बंदा एक रात पहले जो जीएस पेपर देकर आया है, अगले दिन वो जीएस पेपर 3 में पूछ लिया था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, एक वो ट्रांसपोर्टेशन वाला कुछ था वो, है ना, जिसको यूज़ करा जा सकता था, इंटर रिलेटेड था। तो एक कंपाइलेशन पकड़ा करो बस उससे वो करके, लेकिन अपना स्टैटिक जो चीज़ें हैं वो पूरी मजबूत कर लो। बात करते हैं आगे। हैंस जो पॉलिटिकल स्पीचेस हैं या जो प्रोमिसेस हैं जो कि इसके लिए अगर करे जाएं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, अगर ऐसे प्रोमिसेस करे जाए ना तो इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी थी कि अगर कोई नेता वगैरह पॉलिटिकल स्पीचेस में, पॉलिटिकल रैलियों में इस चीज़ की बातें कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सिटीजन के लैंग्वेज की कंजर्वेशन को इंपॉर्टेंस देंगे, उसको लेकर आएंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे अगर हम सत्ता में आ जाते हैं, दिस डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। या फिर अगर वो अभी सत्ता में है और फिर भी इस बात के लिए अगर प्रोमिस करें। और ये आरपी एक्ट क्या है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। आरपी एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एमपीपीएससी एज वेल एज यूपीएससी के अंदर, लेकिन उसके अंदर मेंस के अंदर। ठीक है, क्या आपको ये आर्टिकल 29 की भाषा और ये सारे एंगल्स इसके समझ में आए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से? जल्दी बताओ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।